हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय विज्ञान। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं कक्षा 8 विषय विज्ञान की प्रश्नोत्तरी अनुक्रमणिका। तो यहाँ पर देखिए अनुक्रमणिका दी हुई है, इसमें पाठ का क्रमांक, पाठ का नाम और पृष्ठ क्रमांक। तो यहाँ पाठ 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध, पाठ 2 सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु, पाठ 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, पाठ 4 धातु एवं अधातु, पाठ 5 कोयला और पेट्रोलियम और पार्ट 6 दहन एवं ज्वाला। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पार्ट 6 दहन एवं ज्वाला। पिछले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए थे कोयला और पेट्रोलियम, और आने वाले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे पार्ट 8 कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। तो इस तरह से हम देखते हैं पार्ट 6 दहन एवं ज्वाला। लेकिन उससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आइए बच्चों, हम देखते हैं पार्ट 6 दहन एवं ज्वाला के प्रश्न उत्तर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर पार्ट 6 दहन एवं ज्वाला के प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर 1 है, दहन किसे कहते हैं? नीचे दिए गए पदार्थों में से दाह्य एवं अदाह्य पदार्थों की पहचान कर लिखिए। देखिए, हमें यहाँ पर कुछ पदार्थों के नाम दिए हुए हैं, दाह्य पदार्थ एवं अदाह्य पदार्थ। तो और दहन किसे कहते हैं ये भी हमें यहाँ पर लिखना है। तो देखते हैं हम प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा हमारी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 64 पर। दहन क्या है? रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है, उससे क्या कहलाता है? दहन कहलाता है। दहन क्या है? रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है, दहन कहलाता है। और देखिए यहाँ दाह्य पदार्थ और अदाह्य पदार्थ। तो दाह्य पदार्थ देखिए, हमें यहाँ कुछ पदार्थों के नाम दिए हुए, लकड़ी, कागज, लोहे की कीले, पत्थर का टुकड़ा, मिट्टी का तेल और कांच, काष्ठ, कोयला। तो इसमें हमें दाह्य पदार्थों में और अदाह्य पदार्थों में इनकी पहचान कर लिखना है। तो दाह्य पदार्थ इसमें से क्या है? कागज, लकड़ी, मिट्टी का तेल और कोयला, जो कि जल सकते हैं। और अदाह्य पदार्थ क्या है? लोहे की कीले, जो कभी जल नहीं सकती, पत्थर, कांच, ये क्या है? अदाह्य पदार्थ है। तो इस तरह से हमने दहन किसे कहते हैं और दाह्य पदार्थ और अदाह्य पदार्थों की पहचान कर यहाँ लिख दिया है। आप भी इसे अपने 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए, क्योंकि यह प्रश्नोत्तर आपके जो वार्षिक परीक्षा है उसमें महत्वपूर्ण है। आइए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, ऊष्मीय मान किसे कहते हैं? ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? जो ऊष्मीय मान है वह किसे कहते हैं और ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा हमें विज्ञान के पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 72 पर। किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाती है। जैसे हम किसी ईंधन, जैसे 1 किलोग्राम ईंधन का जो दहन होता है उसे पूर्ण जलाया जाता है, तो उसकी जो ऊष्मा की मात्रा होती है उसका ऊष्मीय मान कहलाता है। ईंधन के ऊष्मीय मान को किलोजूल प्रति किलोग्राम केजी मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह क्या हो गया? हमारा ऊष्मीय मान किसे कहते हैं और ईंधन की ऊष्मीय मात्रक क्या है, इसे हमने यहाँ पर लिख दिया है। आप भी इसे अपने 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। इसका मात्रक क्या है? केजी है। केजी का प्रति किलोग्राम के हिसाब से हम इसको यहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हैं। आइए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, क्या कारण है कि कागज का टुकड़ा सरलता से आग पकड़ लेता है जबकि लकड़ी का टुकड़ा सरलता से आग नहीं पकड़ता? इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा पृष्ठ क्रमांक 67 पर। क्या कारण है कि कागज का टुकड़ा आग पकड़ लेता है और लकड़ी का टुकड़ा सरलता से आग नहीं पकड़ता? तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर पृष्ठ क्रमांक 66 और 67 पर मिलेगा हमें। कागज का ज्वलन ताप लकड़ी की अपेक्षा कम है। कागज का जो ज्वलन ताप है वह क्या है? लकड़ी के अपेक्षा कम है, इसलिए वह जल्दी आग पकड़ लेता है, जबकि लकड़ी का टुकड़ा सरलता से आग नहीं पकड़ता। देखिए, ज्वलन क्या है? वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका क्या होता है? वह ज्वलन ताप होता है। तो जो न्यूनतम ताप, कागज का ज्वलन ताप कितना है? सबसे कम है, न्यूनतम है लकड़ी की अपेक्षा, इसीलिए वह जल्दी आग पकड़ लेता है, जबकि लकड़ी का टुकड़ा सरलता से आग नहीं लेता। इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 3 का उत्तर यहाँ लिख दिया है। आप भी इसे अपने 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4,
मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल के स्थान पर सीएनजी का उपयोग करना अधिक उपयुक्त क्यों है? जो मोटर वाहन है, मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल के स्थान पर सीएनजी का उपयोग करना अधिक उपयुक्त है। इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा विज्ञान के पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 73 पर। देखिए, मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल का स्थान अब सीएनजी ले रही है, क्योंकि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है। सीएनजी एक अधिक स्वच्छ ईंधन है। सीएनजी के उपयोग से वायु प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण कम होता है, इसलिए सीएनजी का उपयोग करना अधिक उपयुक्त है। सीएनजी क्या है, जो हम प्रदूषण क्या करती है, कम करती है। और डीजल और पेट्रोल का प्रदूषण अधिक होता है। डीजल और पेट्रोल से सल्फर और नाइट्रोजन की मात्रा अधिक उत्पन्न होती है, और सीएनजी से सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्पादन अल्प मात्रा में होता है। इसीलिए सीएनजी क्या है, अधिक स्वच्छ ईंधन है। इसीलिए हमें सीएनजी के उपयोग करना चाहिए, ताकि हमें वायु प्रदूषण उसका कम हो और ध्वनि प्रदूषण भी कम हो। इसीलिए सीएनजी का उपयोग करना अधिक उपयुक्त है। इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 4 का उत्तर लिखा। बच्चों, आप भी इसे अपनी एडुकेट अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। आदर्श ईंधन के लक्षण लिखिए। जो आदर्श ईंधन है उसके लक्षण लिखना है हमें। इस प्रश्न का उत्तर हमें पृष्ठ क्रमांक 72 पर मिलेगा। आदर्श ईंधन के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित है। अच्छा ईंधन वह है जो सहजता से उपलब्ध हो जाता है। अच्छा ईंधन क्या है, वह है जो सहजता से उपलब्ध हो जाता है। यह सस्ता होता है और वायु में सामान्यतः दर से सुगमता पूर्वक जलता है। आदर्श ईंधन क्या होता है, सस्ता होता है और वायु में सामान्य दर से सुगमता पूर्वक जलता है। फिर अगला है, उसमें यह अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह क्या है, अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता। यह क्या है, जलने के पश्चात कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता है। सामान्यतः ऐसा कोई भी ईंधन नहीं है जिसे एक आदर्श ईंधन माना जा सके। हमें ऐसा ईंधन ढूंढना चाहिए जो किसी विशिष्ट उपयोग की अधिकांश आवश्यकताएं पूरी करता हो। तो इस तरह से हमने जो आदर्श ईंधन के लक्षण लिखे। आदर्श ईंधन क्या है, सहजता से उपलब्ध हो जाता है, यह सस्ता होता है और वायु में सामान्यता और सुगमता पूर्वक जलता है। यह अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है और यह जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता। इस तरह से आप प्रश्न नंबर 5 आदर्श ईंधन के लक्षण अपनी जो एडुकेट अभ्यास पुस्तिका है उसमें नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6। अम्ल वर्षा होने के क्या कारण है, लिखिए। जो अम्ल वर्षा है उसके होने के क्या कारण है? तो इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा विज्ञान के पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 73 में उत्तर मिलेगा। अम्ल वर्षा होने का क्या कारण है? सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं। ऐसी वर्षा अम्ल कहलाती है, जो फसलों, भवनों और मृदा के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। अम्ल वर्षा मृदा, फसलों और भवनों के लिए अधिक हानिकारक होती है। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल वर्षा बनाते हैं। इस तरह से हमने अम्ल वर्षा होने के कारण यहाँ पर लिखे। आइए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 7। हमारा प्रश्न क्रमांक 7 क्या दिया हुआ है? विद्युत उपकरण एवं पेट्रोल से लगी आग पर किस प्रकार नियंत्रण किया जा सकता है? जो विद्युत उपकरण है एवं पेट्रोल से लगी आग पर किस प्रकार नियंत्रण किया जा सकता? इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा हमें विज्ञान के पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 69 पर। विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 सबसे अच्छा अग्निशामक है। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है। जो विद्युत उपकरण है, विद्युत उपकरण में पेट्रोल से लगी आग किस प्रकार नियंत्रण की जा सकती है? तो देखिए, नियंत्रण के लिए तो हम अग्निशामक यंत्र का भी उपयोग करते हैं, लेकिन विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 सबसे अच्छा अग्निशामक है।
ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेता है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है। इस तरह से आप प्रश्न नंबर 7 का उत्तर अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना हानिकारक क्यों होता है? कारण लिखिए। जो ईंधन है, ईंधन के रूप में हम लकड़ी का उपयोग करना क्यों हानिकारक होता है? इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा पृष्ठ क्रमांक 73 पर। हमारे देश के बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग हो रहा है। जो हमारे देश के बहुत से ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर क्या हो रहा है? ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग हो रहा है, क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध और सस्ती है। परंतु लकड़ी को जलाने से बड़ी मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है जो मनुष्य के लिए हानिकारक है और श्वसन कष्ट उत्पन्न करता है। साथ ही वृक्ष हमें बहुत सी उपयोगी वस्तुएं उपलब्ध आते हैं जो ईंधन के रूप में लकड़ी के उपयोग करने से हमें प्राप्त नहीं हो पाती है। इसलिए इसके अतिरिक्त वृक्षों की कटाई वनोन्मूलन का कारण बनती है जो पर्यावरण के लिए हानिप्रद है। क्या हो रहा? सदियों से लकड़ी का उपयोग घरेलू तथा औद्योगिक ईंधन के रूप में होता आ रहा है, लेकिन अब इसका स्थान कोयले और LPG जैसे ईंधनों ने ले लिया है। लेकिन फिर भी अब भी हमारे देश में बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग हो रहा है, क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध हो जाती है और सस्ती भी है। परंतु लकड़ी जलाने से बड़ी मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है जो मनुष्य के लिए हानिकारक और श्वसन कष्ट उत्पन्न होता है। साथ ही वृक्ष हमें बहुत सी उपयोगी वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं जो ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करने पर हमें प्राप्त नहीं हो पाती। इसके अतिरिक्त वृक्षों की कटाई वनोन्मूलन का कारण बनती है जो पर्यावरण के लिए हानिप्रद है। जैसा कि इसीलिए हमें ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना हानिकारक है, क्योंकि जिससे हमें बहुत सारे नुकसान होते हैं। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 9, मोमबत्ती की ज्वाला का नामांकित चित्र बनाइए, इसके विभिन्न क्षेत्रों को समझाइए। मोमबत्ती का हमें कौन सा चित्र बनाना है? ज्वाला का, उसकी जो ज्वाला निकलती है उसका। तो इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा पृष्ठ क्रमांक 72 पर। तो देखिए यह मोमबत्ती का चित्र हमने यहाँ पर बनाया हुआ है और उसकी ज्वाला। तो देखिए यहाँ ये क्या है? सबसे गर्म भाग जो ज्वाला में निकलती है ये, और फिर यह है पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र जो नीला हल्का सा नीला दिखता है मोमबत्ती जलाओ तो। फिर यह जो भाग है ये वह कम गर्म है, और सबसे कम गर्म यहाँ है जहाँ उसकी बाती होती है, और ये है हमारी मोमबत्ती। और इसमें दिया हुआ है आंशिक दहन वाला मध्य भाग जो पीला दिखता है वह क्या? आंशिक दहन वाला होता है। और बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र जो क्या होता है? काला होता है। तो इस तरह से हमने मोमबत्ती का ज्वाला वाला नामांकित चित्र बनाया और जिसे हमने समझाया। तो यहाँ देखिए बिना जली मोमबत्ती सबसे आंतरिक क्षेत्र क्या होता है? उसका काला होता है। आंशिक दहन वाला मध्य भाग क्या होता है? पीला होता है। और पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र क्या होता है? नीला होता है। इस तरह से हमने मोमबत्ती का ज्वाला वाला चित्र बनाकर इसे यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों को समझा दिया है। आप भी इसे अपने 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए और यह चित्र बना लीजिए। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, दहन के लिए वायु आवश्यक होती है, इसे प्रदर्शित करने हेतु किसी क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए। दहन के लिए क्या होती है? वायु आवश्यक होती है। इसे प्रदर्शित करने हेतु किसी क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर हमें पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 65 पर मिलेगा। दहन के लिए वायु बहुत आवश्यक होती है। वायु के बिना दहन संभव नहीं है। जैसे यदि हम एक मोमबत्ती जलाए, उस पर एक कांच का गिलास ढक दे तो वह कुछ समय तक, जब तक गिलास के अंदर वायु है, मोमबत्ती जलेगी। जैसे ही वायु समाप्त होगी मोमबत्ती जलना बंद हो जाएगी या बुझ जाएगी। लेकिन यदि चूल्हे में लकड़ी अधिक मात्रा में लगा दी जाए तो वह जलेगी नहीं। चूल्हा में जब हम चूल्हा जलाते हैं लकड़ी वाला तो उसमें अधिक मात्रा में अगर लकड़ियाँ भर दी तो वह जलेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पर वायु नहीं मिल पाती उन्हें, क्योंकि वहाँ वायु प्रवेश नहीं कर पा रही है, जिससे सिद्ध होता है कि ज्वलन के लिए वायु आवश्यक है। दहन के लिए वायु अति आवश्यक है, क्योंकि वायु के बिना दहन क्रिया नहीं हो सकती है। और जहाँ वायु नहीं मिलेगी वहाँ पर क्या होगा? जलना बंद हो जाएगा, या जो जल चुका है वह भी बुझ जाएगा। तो इस तरह से दहन के लिए वायु आवश्यक है, जिसे हमने यहाँ पर
इस क्रियाकलाप का यहाँ पर वर्णन कर दिया है, आप भी इसे अपनी एडुकेट अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। इस तरह से आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए थे एडुकेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय विज्ञान का पाठ 6 दहन एवं ज्वाला, और आने वाले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे पाठ 8 कोशिका संरचना एवं प्रकार्य।